Hello everyone, welcome back to my channel. It's time to study. Hello students, good morning. Welcome back again. We have started the chapter Introduction to Bookkeeping and Accountancy. Up till now आपके लास्ट लेक्चर तक आपका अकाउंटिंग concepts complete हुआ था. Now today we are moving towards next part of same lesson, that is chapter first. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम पढ़ने वाले. सो चैप्टर नंबर 1 का लास्ट पार्ट पे आज है हम. सो अब टिल ना अपना अकाउंटिंग कंसेप्ट तक आपका कंप्लीट हो चुका है. अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सो व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड व्हाट आर द different accounting standard. Let's come to our textbook, page number 14, Accounting Standard, that is AS and International Financial Reporting Standard IFRS. So आज हम पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उसके बाद हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द व्हाट इज स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड बोला तो क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन. जैसे हम कहीं पे भी जाएंगे तो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करना है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, वहाँ के जो नियम होते हैं वो ड्यूटी होती है एवरी स्टूडेंट की, दैट वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करना जरूरी है. वैसे सेम जहाँ अकाउंट्स है वहाँ भी कुछ नियम लागू होते हैं. अदरवाइज क्या होगा, कोई भी अपने तरफ से कैसे भी कुछ भी कर देगा, एंट्रीज एंड ऑल. कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे तो ऑब्वियसली हर जगह. व्हाट इज स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड बोला तो क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन. जैसे हम कहीं पे भी जाएंगे तो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करना है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, वहाँ के जो नियम होते हैं वो ड्यूटी होती है एवरी स्टूडेंट की, दैट वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करना जरूरी है. वैसे सेम जहाँ अकाउंट्स है वहाँ भी कुछ नियम लागू होते हैं. अदरवाइज क्या होगा, कोई भी अपने तरफ से कैसे भी कुछ भी कर देगा, एंट्रीज एंड ऑल. नहीं तो फिर अगर नियम ही नहीं है तो कोई सभी लोग अपने अपने तरफ से कैसे भी सॉल्व करेंगे, कैसे भी पोस्टिंग करेंगे, कैसे भी एंट्रीज करेंगे. सो अगर एक स्टैंडर्ड रखा है दैट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, दोज हु आर implementing the rules and regulations of accounts have to follow such kind of standard. So standard is very important because it provides the framework and norms. Norms matlab rule to be followed in accounting so that financial statement of different enterprise become comparable. Because there are different organization, हर एक के नियम अलग अलग होते हैं. बट अगर हमने एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला अप्लाई किया, कहीं पे भी आओ आप, कहाँ पे भी आपकी कंपनी हो, वेदर एनी पार्ट ऑफ स्टेट, अगर वो महाराष्ट्र में हो या गुजरात में हो, तो रूल्स एंड नॉर्म्स सेम ही होना चाहिए. जैसे वन स्टूडेंट इज सॉल्विंग 2+2 4, अदर स्टूडेंट इज ऑल्सो कैलकुलेटिंग सेम वे 2+2 4, बिकॉज वो स्टैंडर्ड है मैथमेटिकल का कि 2 और 2 4 ही होता है. तो ये क्या हुआ, ये कंसेप्ट क्या है, कहीं पे भी कहाँ पे भी स्टूडेंट होगा, कोई भी पार्ट ऑफ इंडिया वो कहाँ पे भी होगा, बट सबका आंसर सेम ही आने वाला है. उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड. अगर स्टैंडर्ड फॉर्म किया है तो कहीं पे भी आपने अकाउंट्स किया, कहीं पे भी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए, कहीं पे भी आपने लेजर बनाए, जर्नल एंट्रीज किया, तो सबकी पोस्टिंग तो सेम ही आने वाली है. व्हाई? बिकॉज स्टैंडर्ड दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, और दैट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी एंटरप्राइज. मतलब ही ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको वो नियम फॉलो करना ही है. सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में मेन क्या है? स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग प्रिंसिपल है. हर जगह वो नियम फॉलो करने ही है. तो अकाउंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं? कंसिस्टेंसी, कंपेरेबल, हम एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, एडिक्वेसी, रिलायबल मतलब ट्रू इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. तो आप जो भी रिपोर्ट बनाते हो फेक मत बनाओ, ट्रू एंड फेयर होना ही चाहिए. तो ऑल दिस प्रिंसिपल्स मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड while posting a account or while maintaining the account. So one definition is given by Kohler. Accounting standard का definition है, accounting standards are codes of conduct imposed by custom laws of professional bodies for benefit
क्यों बनाया ये? बेनिफिट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स एंड अकाउंटेंट जनरली। सो कुछ कोड्स है, कुछ रूल्स है, वो हर जगह फॉलो करना ये इथिकली, लॉफुली, ताकि कोई भी कौन से भी पार्ट में हो, पब्लिक अकाउंटेंट हो या नॉर्मल जनरल अकाउंटेंट हो, कंपनी का अकाउंटेंट हो या सोल ट्रेडर का अकाउंटेंट हो, हर जगह नियम सेम है। आपको अकाउंट बोला तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको माइंड में रखने ही है और फिर आपको अकाउंट मेंटेन करना है। सो ये स्टैंडर्ड बहुत ही जरूरी है। सो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय पोलर। दस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय एक्सपर्ट ऑफ अकाउंटिंग। किसने बनाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? एक्सपर्टाइज, जो एक्सपर्ट है अकाउंट के, उन्होंने बनाया और गवर्नमेंट ने बनाया है, या रूल्स रेगुलेशन जरूरी है। एस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन and disclosure of accounting transaction. So very important part it is. So who has prepared it? A accounting expert or a government body or a regulatory body for maintaining a smooth flow of फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बहुत जरूरी है। सो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? जरूरत क्यों है? अगर स्टैंडर्ड नहीं होता तो क्या हो जाता? कोई भी अपने तरफ से कैसे भी रूल्स रेगुलेशन अपने नियम लागू करता, हर एक कंपनी अपने अपने नियम लागू करती, बट अपने को एक सोल एंड फाइनल रूल अप्लाई करना है, एक ही रूल ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको यूनिवर्सल बोलते हैं। हर जगह वो नियम लागू होना ही है। सो वन रूल एंड एवरीवेयर इट मस्ट बी। तो स्टैंडर्ड तो फॉर्म करना जरूरी ही पड़ा। अदरवाइज क्या होता था? एवरी कंपनी हैव टू फॉर्म अ सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशन, और सबके नियम अलग अलग हो जाते थे। दैट्स व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हाट हैपेंड? टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। हम स्टेटमेंट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेकेंड, व्हाई इट इज हेल्पफुल? It is helpful for what kind of activity it is helpful? So second point, to help accountant, क्यों helpful है ये? To help accountant to know the uniform procedures and practices. So accountant को procedures, rules, regulations पता चलते। Third, to facilitate meaningful comparison of financial statement of two or more entities। मतलब दो कंपनीज को हम कंपेयर कर सकते बिकॉज ऑफ प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमारे जो स्टेटमेंट है वो रिलायबल है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? बिकॉज ऑफ प्रॉपर टू एनहेंस द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड पॉइंट 5, टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट, लॉफुल इन कोर्ट, एविडेंस इज एसेंशियल, एंड एविडेंस के लिए नियम फॉलो करना जरूरी है। सो इन लीगल रिक्वायरमेंट वी कैन, इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज हेल्पफुल टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो अभी हमने कौन सा पढ़ा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग, डेफिनेशन एंड नीड। तो ये आपको आपके नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट पैरा मीनिंग का है, सेकेंड पैरा डेफिनेशन का है, और थर्ड पैरा जो है वो नीड है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसको क्या बोलते हैं? IFRS। सो व्हाट इज IFRS? So let's come to IFRS. So IFRS are issued by International Accounting Standard Board, IASB. What is the full form of IFRS? International Financial Reporting Standard. किसने इशू किया है ये? IASB, फुल फॉर्म इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। IFRS क्यों सेट किया है? इज अ सेट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज जस्ट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, पर अगर हम फॉरेन के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए एक ऐसे रूल्स होने चाहिए जो फॉरेन कंट्री में भी इम्प्लीमेंट होते। इसलिए कौन सा स्टैंडर्ड फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टेटिंग हाउ particular type of transaction and other events will be reported in financial statement. So it is related to international, so it is related to export and import of transaction. So IFRS are issued to develop accounting standard. IFRS क्यों इशू किया है? बिकॉज उनको क्या डेवलप करना है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और जो वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड it will be applicable. If it is applicable worldwide, means globally, so इससे क्या होगा? फिर confusions will be reduced and every country will be helpful to do smooth flow of transactions and to improve financial reporting internationally. So foreign के साथ अगर business करना है तो IFRS के standard हमें reporting में important है, इसलिए ये form हुआ है.
So worldwide IFRS are issued to develop accounting standard that will be acceptable worldwide and to improve financial reporting internationally. हम financial report, finance के जो report है related to money, हम foreign में, internationally means it related to foreign transaction. So if we have a globalized rules and regulations, it will be comfortable for every country to maintain the स्मूथ फ्लो ऑफ एक्टिविटीज. सो इसलिए क्या फॉर्म हुआ है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स. सो फर्स्ट वी हैव स्टडीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. सो राइट दिस पैरा इन योर नोटबुक. नाउ कम टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया. अब हमने मीनिंग तो पढ़ लिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है उसका डेफिनेशन भी पढ़ लिया हमने, फिर हमने उसका नीड देखा. अब हम इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं. सो इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इंडिया में, सो कैसे इशू हो रहा है, कौन इशू करता है, दैट वी हैव टू स्टडी. सो इन इंडिया द स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग इज इशूड बाय, कौन इशू करता है, ICAI, फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. आपको पता है ना CA का जो इंस्टीट्यूट होता है, तो अगर आप CA हो तो आपको कहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. सो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है, ICAI. हु इज दैट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. फिर आगे कंटिन्यूड, द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट, क्या होता है उसमें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. मतलब इंडियन का जो CA का इंस्टीट्यूट है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट, वो क्या फॉर्म करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सो उन्होंने एक बोर्ड फॉर्म किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए. उन्होंने क्या बनाया है, बोर्ड. बोर्ड मीन्स कमिटी, ASB जिसको बोलते हैं. कौन से डेट को फॉर्म हुआ, 21 अप्रैल 1977, रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया. तो हमारे लिए इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों जरूरी है, हमने वो देख लिया है प्रीवियस क्वेश्चन में. बट एवरी कंट्री इज डूइंग द बिजनेस विद अदर कंट्री. हर एक कंट्री एक दूसरे कंट्रीज के साथ बिजनेस करती है, इसलिए क्या फॉर्म हुआ, IFRS वॉज कन्वर्ज, AS एंड IFRS वॉज कन्वर्ज. तो इंडिया में दोनों माइंड में रख के ही इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ. कंपनीज को तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग के नियम फॉलो करने पड़ते हैं, पर स्मॉल कंपनीज जो होती है वो उनको खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नियम फॉलो करने पड़ते हैं. सो इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इंपॉर्टेंट है. सो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. So here are some of the accounting standard given by Council of Institute of Charter Accountant of India. So कुछ accounting standard दिए. So far issued 31 accounting standard up till now. Some of this accounting standard explain below. आपको पूरे 31 नहीं दिए, पर जो very very important है वो आपके syllabus में include किए. Overall कितने accounting standard issue किए, overall 31 accounting standard. So now we'll move towards accounting standard number 1, जो वह very important है, AS1, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AS1 मीन्स रेफर्स टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसीज. ऑन 1 अप्रैल 1991 फॉर कंपनीज एंड 1 अप्रैल 1993 फॉर अदर्स. Accounting standard first is disclosure of accounting policies. So according to this standard, what this standard says, the policies followed in preparation and presentation of financial statement should be form a part of financial statement and normally disclosed in one place. मतलब आपने जब अकाउंट बनाया तो आपने क्या क्या पॉलिसीज फॉर्म किए, क्या क्या आपने नियम लागू किए थे, क्या क्या पॉलिसीज को आपने कॉन्सेंट्रेट किया, वो दिखाना ही पड़ेगा आपको आपके अकाउंट्स में. सो इट शुड बी अ फॉर्म और अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. विच पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड बाय यू, आपने कौन से रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई किए, आपने कौन से कंसेप्ट अप्लाई किए, सब दिखा उसमें. इसलिए फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. सेकेंड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 सेज व्हाट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. इन्वेंट्री बोला तो स्टॉक. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक. This implemented from 1st April 1993. What is according to this standard, inventories in general should be valued at lower of historical cost and not net realizable cost. तो उसकी जो इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, आपकी हिस्ट्री, लास्ट टाइम का जो आपने हिस्ट्री थी, आपने क्या क्या किया, उससे कम ही होनी चाहिए. वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री शुड बी वैल्यू लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट. हिस्ट्री में आपकी जो भी वैल्यू थी उससे कम ही होना चाहिए. एंड नेट
रियलाइजेबल वैल्यू। थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट, थर्ड इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, मतलब क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट 1 अप्रैल 2001। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो? कैश मतलब पैसा, फ्लो मतलब मूवमेंट ऑफ कैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो कैश फ्लो जो होता है दो पार्ट्स में हो सकता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अगर हमें पैसा मिल रहा है, अगर मुझे पैसा मिला तो इनफ्लो में आया, अगर मैंने पैसा दिया तो वो कहा जाएगा आउटफ्लो में। सो कैश फ्लो में हमें क्या पता चलता है, डिटेल अबाउट अवर कैश। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है फॉर द पीरियड विच प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अकाउंट इज प्रिपेयर। तो प्रॉफिट हुआ तो इनफ्लो होता है कैश का, और लॉस हुआ तो आउटफ्लो होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डायरेक्टली हमारे लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है, डिप्रिसिएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन मतलब जो फिक्स असेट्स होते हैं जैसे मशीनरी, फर्नीचर, जिसपे हमारी वैल्यू कम ही होती है। जैसे अगर आज आपने मोटर कार परचेस किया और अगर आप वो बेचने गए, 3 दिन में बेचा आपने, आज आपने 70,000 की मोटर बाइक परचेस किया। So what will happen after 3 days? You want to sell it, so you will not get 70,000. You will not get more than 70,000. You will get less than 70,000. तो ये क्या हुआ? Because ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वो असेट हमारे लिए रीसेल वैल्यू कम देता है। फिक्स असेट्स जो वैल्यू कम देते, रीसेल वैल्यू कम देते, वाई? बिकॉज वो सेकेंड हैंड में इंक्लूड हुआ है। भले ही आपने वो 3 दिन ही यूज किया है, बट वो किस में इंक्लूड हुआ? सेकेंड हैंड में। और उसकी वैल्यू है वो उसकी जो ओरिजिनल प्राइस से आपको कम ही मिलेगा। और एवरी ईयर दैट असेट पे क्या चार्ज होता है? डेप्रिसिएशन। What is meaning of depreciation? The value of asset get depreciate मतलब कम होना, asset की वैल्यू कम होती है। each accounting period the value of asset get decrease, it is called as what? Depreciation. So according to this standard 1st April 1995 the depreciation amount of asset should be allocated on systematic basis। तो आप जब भी depreciation दोगे systematically उसको allowed करो। फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड, एवरी ईयर एंड होता है तब डेप्रिसिएशन चार्ज करो। और किस पे चार्ज करने का? लाइफ ऑफ असेट्स पे। फिर पॉइंट नंबर 5 इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट 1st April 1991 फॉर कंपनीज एंड 1st April 1993 फॉर सम अदर कंपनीज। सो ये स्टैंडर्ड में हमें क्या पता चलता है? रिसर्च करना है, साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो खर्चा होता है वो एन एक्सपेंस है, चार्ज एज एन एक्सपेंस ऑफ द पीरियड एंड इन विच दे आर एक्चुअली इनकर। जब भी आपका वो खर्चा हुआ है वो पीरियड में उसको इंक्लूड करो। ऐसा नहीं कि मुझे 5 साल लगा रिसर्च करने के लिए तो वो 5 साल के बाद मैं उसका टोटल खर्चा निकालूंगी, वैसा नहीं। रेगुलरली एवरी ईयर वॉट एवर यू आर डूइंग द एक्सपेंसेस ऑन रिसर्च यू आर टू इंक्लूड इन दैट पर्टिकुलर ईयर। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पॉइंट नंबर 6 इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। उसका भी सेम है 1st April 1991 फॉर सम कंपनीज एंड 1st April 1993 फॉर अदर कंपनी। यहाँ से हमें क्या पता चलता है? रेवेन्यू मीन्स फॉर इनकम। सो सम आइटम्स जो रेवेन्यू के नेचर में होते हैं उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड करो। सो स्टैंडर्ड डील्स विद बेसिस रिक्वायर फॉर रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू आइटम्स। कहाँ भेजना है हमें? रेवेन्यू जो हमारी इनकम है उसे कहाँ भेजना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजना है। एंड लेट्स डाउन कंडीशंस टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू दैट अराइज फ्रॉम वेरियस ट्रांजैक्शंस ऑफ एन एंटरप्राइज। सो वॉट एवर वी आर गेटिंग रेवेन्यू इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज। कहाँ इंक्लूड करो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उसको रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलते हैं। सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन मीन्स वी आर टू इंक्लूड द रेवेन्यू आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 फॉर फिक्स असेट्स। अभी मैंने बोला आपको डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू असेट गेट डिक्रीज। फिक्स असेट्स मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सो उसका कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड द कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट शुड कंप्राइज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। जो फिक्स असेट का जो कॉस्ट होता है वो क्या मेन होना चाहिए उसमें? ओरिजिनल कॉस्ट एंड एनी एट्रीब्यूटेड कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग असेट्स टू वर्किंग कंडीशन। जैसे मैंने आज मशीन लाया और उस पर मैंने खर्चा किया, सेकेंड हैंड मशीन मैंने परचेस किया, सो उस पर मैंने जो खर्चा किया तो उससे क्या होगा? मेरी वर्किंग लाइफ बढ़ेगी ना मशीन की। बिकॉज मशीन लाने के बाद उस पर मैंने जो एक्सपेंस किया इंस्टॉलेशन का वो भी उसमें इंक्लूड होगा।
बिकॉज एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन वॉज 60,000 एंड 20,000 मुझे लगा इंस्टॉल करने में, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी मेरी मशीन की? 80,000. सो इट शुड बी इंक्लूडेड. So bringing the asset to working condition for intended use. So whatever money is incurred to that machine to bring in working condition. मुझे कितना पैसा लगा वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए? 20,000. So that must be included in the value of fixed asset. So fixed asset should be eliminated from financial statement in disposal or when other further benefit is expected from their use. तो फिक्स असेट्स को इलिमिनेट करो किसमें से? फिनेंशियल स्टेटमेंट में से इन ऑन डिस्पोजल और ऑन वेन नो फॉर द बेनिफिट. मतलब अगर वो असेट हमारे लिए यूजफुल नहीं है, उसको हम सेल कर रहे हैं, तो उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाने का. अगर वो सेल हुआ तो नहीं दिखाने का, अगर वो परचेस हुआ तो ही हमें उसको दिखाना है. सेल हुआ तो अपने पास नहीं है ना, फिर उसको नहीं दिखाने का बैलेंस शीट में, हमारे एंट्री में नहीं आएगा. सेल हुआ तो नो एंट्री ना, हमारे पास वो है ही नहीं, अभी वो बेच दिया हमने, उसका खाली हमें क्या दिखाना होता है? प्रॉफिट और लॉस. बट अगर हमने वो परचेस किया, उसको इंस्टॉल किया, तो उसके जो भी एक्सपेंसेस है वो हमें कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट में डालना है. Next is Accounting Standard 12. Accounting Standard 12 is for government grant. So Accounting Standard 12 किसके लिए है? गवर्नमेंट ग्रांट के लिए. सो गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है वो हमें अलग से किसमें डालना है? स्टैंडर्डाइज रूल्स रेगुलेशन गिवन फॉर Accounting Standard 12. So according to this standard, government grant should be recognized when there is assurance that the enterprise will comply with condition attached to them. जो गवर्नमेंट हमें ग्रांट देती है, गवर्नमेंट कंपनीज को डोनेशंस देती है, सो जो भी कंडीशंस है, नियम है, उसमें ही हमें वो मिलना चाहिए. तो हमें देखना है ऑल द कंडीशंस आर फॉलोड एज पर द रूल्स रेगुलेशंस गिवन बाय गवर्नमेंट. तो हमें वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाए. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट. अगर आप किसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो किस में आता है? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. तो ये आपको ध्यान देना है कि आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है? द एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज द करंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिस्टिंक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो वो इम्प्लीमेंट करो कि ये मेरा करंट इन्वेस्टमेंट है, मतलब लेस देन 1 ईयर का है, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है मोर देन 1 ईयर का है. अगर लेस देन 1 ईयर हुआ तो करंट इन्वेस्टमेंट होता है, एंड मोर देन 1 ईयर हुआ तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है. तो करंट इन्वेस्टमेंट किस में दिखाने का होता है? हमें करंट असेट्स में. और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम किस में दिखाते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स असेट्स में वो ऐड होता है. सो करंट इन्वेस्टमेंट शुड बी कैरिड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट लोअर कॉस्ट और फेयर वैल्यू. वो कम वैल्यू में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम दिखाते हैं. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज कैरिड और द विच वैल्यू? कॉस्ट प्राइस. करंट इन्वेस्टमेंट हम किस पे दिखाते हैं? फाइनेंशियल लोअर कॉस्ट और फेयर वैल्यू, इसमें से देखेंगे कौन सी वैल्यू कम है वो दिखाएंगे. पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम किस में दिखाते हैं? कॉस्ट प्राइस में. उसके कॉस्ट प्राइस कितनी है उस पर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करते हैं. तो ये नियम हमें फॉलो करना है. फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 AS 22 है, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम. सो ये टैक्स होता है, ये गवर्नमेंट की इनकम होती है. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड, द टैक्स एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड comprising current tax and deferred tax should be included in द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड. तो हमने जितना भी टैक्स पे किया करंट पीरियड का, या डेफर टैक्स, जो भी डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे हमने पे किया होगा टैक्स, वो हमें किसमें इंक्लूड करना है? नेट प्रॉफिट और लॉस काउंट करते समय उसको अभी इंक्लूड करना है. टैक्स को माइनस करके ही हमें फिर प्रॉपरली अपना प्रॉफिट लॉस काउंट करना है. सो दिस इज कॉल्ड एज फॉर अकाउंटिंग फॉर टैक्स ऑन इनकम. So these are overall a basic standard which is very important on the point of view. जो हमारे सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड्स है वही हमने पढ़ा है. उसके अलावा भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है, वो आप आगे के सीनियर कॉलेजेस के लेक्चर्स में पढ़ेंगे. सो अप टिल नाउ आपके सिलेबस में जो है वो हमने पढ़ लिया है, तो ये नोटबुक में लिख लो. सो हियर वी कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ अकाउंट्स. सो आई होप आपको ये फर्स्ट चैप्टर समझा होगा. So our first chapter of introduction to bookkeeping and accountancy got complete today. So up till now जो भी हमने lectures लिए हैं वो आप regularly complete करते रहो नोटबुक में. एंड क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में कंप्लीट कर दो. एक्सरसाइज
फिर नोटबुक्स कंप्लीट करके रखो, फिर ग्रुप में आपको मैसेज आ जाएगा कौन सी डेट को नोटबुक सबमिट करना है, तो फिर आपको नोटबुक पीडीएफ फाइल में सबमिट करनी है करेक्शन के लिए। ओके, सो कीप रेडी योर बुक्स, एनी टाइम इट विल बी डिमांडेड, एंड keep ready the preparation of first chapter as a practice test, any day we can take it, so ready रखो, फिर प्रैक्टिस में हम लोग टेस्ट ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव की रिगार्डिंग द चैप्टर नंबर 1। so till that time complete your notebook, work hard and wait for my next lecture. Thank you.